देखा गया कि यहाँ से अगर हम मसाले लेकर यूरोप में जाके बेचते हैं, बेचने के बाद भी 60 गुना का प्रॉफिट होता है। आप समझ सकते हैं कितना भयंकर प्रॉफिट है। 60 गुना का प्रॉफिट हो रहा है पूरा। वो क्या कहते हैं, कॉस्ट वगैरह ये सब छोड़ छाड़ के 60 गुना का नेट प्रॉफिट है वो। पेड्रो अल्वारेज जब दूसरी बार आए, दूसरे वो मतलब कि व्यापारी बन के आए थे, नेविगेटर बन के आए थे, तो उन्होंने देखा कि भारत के ही राजा आपस में लड़ते हैं। कोची और किन्नौर के साथ उन्होंने जो है कि सॉरी उनका नाम था पूरा पेड्रो। पहला वास्को डी गामा हो गया। वास्को डी गामा यहाँ से घूम के चले गए हैं, 60 गुना प्रॉफिट वो कमा चुके हैं। दूसरा कौन है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज ने ये देखा कि यहाँ पे जो है कि आपस में लड़ाई हो रही है, तो उससे उसके मन में क्या बन आया पता है कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाकर उससे संबंधित क्षेत्र की शक्ति को जो है कि उसके संबंधित क्षेत्र में जाके अपनी शक्ति स्थापित की जा सकती है और हम जो है कि यहाँ पे राज कर सकते हैं, ऐसा उनके दिमाग में विचार है। ठीक है, ये दिमाग में विचार पेड्रो अल्वारेज का आया था। उन्होंने जब आए तो आपको पता है, मैंने बताया कि वास्को डी गामा जब आए थे, अरब व्यापारी बेमनस हो गया था, उनके मन में दिमाग ये चल गया था। जब पेड्रो अल्वारेज आए थे तो अरब व्यापारियों के साथ जो है कि भयंकर मतलब वार हुआ था। ये पेड्रो अल्वारेज 13 जहाजों के बड़े बेड़े के साथ आए थे। एक बेड़े में बहुत सारे जहाज वगैरह होते थे, बड़ा जहाज रहता था, छोटा जहाज रहता था, बाकायदे उसके ऊपर घोड़ा, हाथी, खाना पीना सारी व्यवस्था लेकर के वो लोग चलते थे। सैनिक वगैरह वो हथियार वथियार सब लेके चलते थे। जहाज का बेड़ा बहुत बड़ा बड़ा बेड़ा हुआ करता था। वो जब आए थे उन्होंने कोची और किन्नौर के शासकों के साथ पेड्रो अल्वारेज ने उस टाइम पे ही मित्रता कर लिया था। ठीक है, 1500 ईस्वी में वो आए थे। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत राजा अभियान भेजता था, तभी ये लोग आते थे। ठीक है, 1500 वो वास्को डी गामा चले गए थे। फिर दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आते हैं और वहां पे जो है कि 1503 में ही जो है कि कोची में पुर्तगालियों की फैक्ट्री वगैरह स्थापित होती है। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए। अब यहाँ से जो ये पेड्रो अल्वारेज वापस गए थे, उन्होंने वहां पर जाके अपने राजा को संदेश दिया कि राजा साहब ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इन क्षेत्रीय राजाओं में आपसी विवाद है, तो हम लोग चाहें तो वहां पे राज भी स्थापित कर सकते हैं। वही दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये पॉलिसी अपनाना है। फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो, ये तो पॉलिसी चलनी है। तो अगली बार जो भेजा गया इनको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, तो इसको पता है सिर्फ और सिर्फ अभियान के नायक के रूप में नहीं भेजा गया, बल्कि वायसराय और गवर्नर बना के भेज दिया गया। ये आपके बीपीएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय एंड गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 में आए थे, 1509 ईस्वी तक ये रहे थे। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। आप लोगों को पता होगा ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, बताइए। मैंने दो बातों में बताई कि 1505 ईस्वी में अंजा डीवा, ये सब नाम बहुत कम फेमस है क्योंकि अब डेप्थ में पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अंजा डीवा, कुन्नूर और किलावा में जाके उन्होंने दुर्ग स्थापित कर लिया था। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात में जाकर के तुर्क और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित भी कर दिया था और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा उस समय पे शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है कि कुछ समय के लिए वो क्या कहते हैं, हिंद महासागर का एक टाइप का राजा बन गया था पुर्तगाली, उनका ही राज चलता था अपना। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहे और 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप एकदम ध्यान रखेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव कोई डाला है तो वो यही व्यक्ति है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सवाल अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन था, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जो है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला कौन व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति जो है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इन्होंने ऐसा क्या किया था जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में नींव डालने वाला कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? इसलिए इसका विवाह संबंध को प्रोत्साहन दिया। वो 3G का जो कॉन्सेप्ट आया था, गोल्ड, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। ये हाँ सर, गोल्डी। ये पढ़े हैं 3G का कॉन्सेप्ट जो था। खैर कोई नहीं, पढ़े ना, सुने हैं। बताते हैं। सर गोवा को भी उन्होंने कैप्चर किया था, हाँ बीजापुर शासक को हरा के। हाँ, बहुत सही बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या था
कि जब ये आए तो उन्होंने क्या किया कि एक तो 1503 ईस्वी में जो है कि कोची में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम दुर्ग स्थापित कर दिया गया था। अब देखिए 1503 ईस्वी में ना ही अल्मीडा थे ना ही अल्बुकर्क थे। 1503 ईस्वी में थे कौन? कौन हो सकते हैं? वही पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी गामा थे। उन्होंने ही जो है कि एक अपना दुर्ग बना लिया। तो दुर्ग मतलब छोटा एक किला टाइप का होता है, वो घेर लेता है, उसके अंदर जो है कि हमारा शासन चलेगा, इस टाइप का मुद्दा रहता है। तो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलेंगे? कोच्चि। किसका था? पुर्तगालियों का था। कोचीन में भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में ही स्थापित कर लिया था। ठीक है। जैसे ही पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क नियुक्त होता है, आपको पता है 1509 ईस्वी में आता है। 1510 ईस्वी में, जो कि आप लोग हर कोई जानते हैं कि गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया। पहले उन्होंने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार किया। उसके बाद बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाही। आदिल शाही सल्तनत चलती थी, यूसुफ आदिल शाह उसके शासक थे। उसके अधीन था जो है कि बीजापुर को उन्होंने छीन लिया, और छीनने के बाद जो है कि गोवा को भी अपने अधीन कर लिया। अब आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति गोवा को अधीन कर लेगा तो ऑब्वियस बात है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का नींव डालने वाला जो है कि रियल व्यक्ति, वास्तविक व्यक्ति उसी को माना जाएगा। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला किसको कहा जाता है? फ्रांसीसी गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है। ये तो आप लोग हर कोई पढ़ाता है, हर टीचर पढ़ाता है। कुछ एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। 1511 में, 1510 में अल्बुकर्क गोवा जीत रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजी को समझते चलिए। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी पर स्थित हुर्मुज बंदरगाह पे अधिकार कर लिया था। मलक्का पे भी अधिकार कर लिया और फारस की खाड़ी में स्थित जो हुर्मुज का बंदरगाह था उस पे भी अधिकार कर लिया था इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े कारनामे करने वाले व्यक्ति थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों को आबादी को बसाने के लिए जो है कि स्वदेशी महिलाओं से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए कहा गया कि भारत की महिलाओं के साथ जो है कि विवाह करो, ताकि हमारा जो है कि यहाँ पे वो क्या हो सके, अपनी आबादी बढ़ सके। आपको पता होगा उन्होंने जो है कि सती प्रथा को बंद करवाया था। भारत में अगर पहला सती प्रथा बंद करवाने के लिए आधुनिक युग में अगर पूछा जाएगा तो वो कौन थे? वो थे यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने सती प्रथा को अपने गोवा वाले क्षेत्र में बंद करवा दिया था। इस तरीके से इसको क्या बोला जाएगा? राजा राम मोहन राय का पुरोगामी बोला जाएगा कि नहीं इस मामले में? सती प्रथा भारत में कब बंद हुई थी? 1829 में। 1829 में। कहाँ बंद हुआ था? बंगाल में। बंगाल में। और बंबई वगैरह में, मद्रास बंबई ये सब भी तो था। तो 30 में, 1830 में हुआ था। ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। जी नहीं सर, पूरे भारत में तो पहले लागू ही नहीं हुआ था, क्योंकि जितने अंग्रेज के अंदर ही पूरा भारत कंट्रोल में नहीं था, लास्ट तक नहीं था। ये चीज जान लीजिए। यानी क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत में लागू कर दिया। जी नहीं, 1529 में रूल 1829 में रूल 17 के तहत बंगाल में लागू किया गया था। फिर 1830 के तहत जो है कि उसको बंबई और मद्रास में लागू किया गया था। रूल 17 1829 का सती प्रथा निरोध एक्ट रूल 17 है वो। ठीक है। जी। तो राजा राम मोहन राय का पुरोगामी इनको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? किनको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद अगला जो बने थे वो नीनो डी कुन्हा थे, आप लोग जानते हैं। देखिए इस बीच में बहुत लोग आए थे। 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रह के गए थे। उसके बीच में कई सारे पुर्तगाली गवर्नर आए थे, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अगला जो पढ़ रहे हैं वो नीनो डी कुन्हा को पढ़ रहे हैं, जो कि 1529 में आए थे और 1538 तक रहे थे। ठीक है। अब देखिए, अब समझिए कि 1529-30 का समय चल रहा है, तो भारत में किसका राज आ चुका होगा? अरे बाबर मुगल का सर बाबर का पानीपत वाला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। जो उसके बाद खानवा 1527। क्या है उसका क्रम? चारों युद्ध का क्रम बताइए जरा। खाना खाया, पानी पिया, चला गया। तो क्या 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 है? पानीपत, खानवा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, और उसके बाद घाघरा, घाघरा, पान खा चल घर। ठीक है। पानीपत, चंदेरी, पानीपत, खानवा सर, खानवा, चंदेरी, उसके बाद घाघरा, चंदेरी, उसके बाद घाघरा। चार
हाँ 1530 में उनकी जाके फाइनली मृत्यु हो गई थी इनके बाबर की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 1529 का। 1529 में वो आए थे और 1530 में यहाँ बाबर मर चुका था। तो आप समझिए कि किसके बीच संघर्ष चल रहा होगा, कहाँ पे क्या चल रहा होगा। जैसे ही बाबर मरे तो उसका बेटा हुमायूं शासक घोषित किया गया था। हुमायूं के बीच में 4 भाइयों के बीच में चल रहा था कि चारों भाई को राज बांटा जाएगा। उसके अपने ही बीच में वो क्या कहते विवाद था, आपको पता होगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि हुमायूं का अपना अभियान चलता है। मध्यकालीन भारत में उन्होंने कई सारे अभियान किए हैं। 1532 से तो उन्होंने अभियान ही स्टार्ट किया था। तो जो बहादुर शाह था गुजरात का जो शासक था उसके साथ अभियान चल रहा था। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से जोड़ के पढ़िए कि हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष चल रहा था। उसी बीच में जो है कि उन्होंने लाभ उठाया और 1524 ईस्वी में नीनो डे कुन्हा ने बेसिन पे जो है कि और 1535 ईस्वी में द्वीप पर जाके अधिकार कर लिया। बेसिन 1534, 1535 में दमन एंड दीव, वो द्वीप में जाकर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है कि अभी तक गोवा कोची के स्थान पे, कोची पुर्तगालियों का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान था क्योंकि कोची ही पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग था। अभी तक राजधानी कोची ही चल रहा था। उन्होंने नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि उसको वहां से हटा करके जो है कि गोवा को मुख्य केंद्र बना लिया। तो नीनो डी कुन्हा का अगर कुछ इंपॉर्टेंट बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच जब संघर्ष चल रहा था उसी समय नीनो डे कुन्हा आए थे और उसके बाद जो है कि इन्होंने इस हुमायूं और बहादुर शाह के बीच चल रहे संघर्ष का फायदा उठाया। 1534 में बेसिन, 1535 ईस्वी में द्वीप पर कब्जा कर लिया और 1530 में कोची के स्थान पर गोवा को जो है कि पुर्तगाली का मुख्य केंद्र बना दिया गया। गोवा को जीता किसने था? 1510 में किसने जीत लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किससे? यूसुफ आदिल शाह सुल्तान से उन्होंने जीत लिया था। 1510 का जीता हुआ चीज और 1530 में जाकर के उसको मुख्य केंद्र के रूप में ये नीनो डी कुन्हा बनाते हैं। उसके बाद भी बहुत लोग आए थे, जैसे कि 1538 में जब ये चले गए थे उसके बाद गार्सिया द नरकुना एक नाम करके कोई गवर्नर थे, वो आए थे। उसके साथ ही जो है कि उन्होंने दमन, सालसेट, चौल, वो मुंबई, सेंट थॉमस, मद्रास, ये सब छोटे-छोटे जगहों पे भी कब्जा कर लिया था। वो गार्सिया द नरहुना उनका नाम था। और एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं, गार्सिया द नरहुना ने क्या किया था, श्रीलंका पे भी जाके कब्जा कर लिया था उसके कुछ क्षेत्रों पे। आप समझ रहे हैं ये लोग कितने तेज तर्रार थे उस समय में। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, इनके बारे में और किस तरीके से जो है कि 1453 वाली जो घटना थी वो समझ में आया होगा आप लोगों को। आया समझ में? यस सर। तो इसका नोट्स बनाया हुआ है, वो भेज दिया गया है। अगर जिनको नहीं मिलेगा हम फिर से रिसेंड करवा देंगे और इसमें मेंटरशिप वाले ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि जो लोग भी जो किताब पढ़ते हैं, जो भी किताब आपने पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, उसी किताब को पढ़िए। चाहे नहीं कुछ समझ में आता है, घटना चक्र का क्वेश्चन बना के आइए। इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको जो है कि कम से कम 3-4 पेज के, तो मैंने शुरुआत के 3-4 पेज के क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में। करीबन 17-18 मिनट का ये रिकॉर्डिंग हुआ है, उसी में आपको इतना बात बताया गया है। आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको क्लास में लेते आइए, हम लोग बताएंगे भी। और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, घटना चक्र पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, या और भी ल्यूसेंट से तो काम नहीं चलेगा, कोई अच्छा किताब पढ़िए। दृष्टि अगर कोई पढ़ रहे हैं तो दृष्टि भी पढ़ सकते हैं। जो भी किताब पढ़ना चाहते हैं उसमें इसको जो है कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, आज हमने पुर्तगाली कंपनी का जिक्र किया है और आगे इसका जो है कि आप लोग पढ़ के आएंगे। हाँ बोले। पास बिपिन चंद्रा का है, सही है। हाँ, कोई बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। बिपिन चंद्रा का मोटा वाला है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस से आता है, पतला वाला नहीं। एक छोटा सा है, मोटा सा नहीं, छोटा सा जो लाल वाला, जो गांधी साबरमती आश्रम वाला जो फोटो लगा हुआ है गांधी और नेहरू का, वो वाला नहीं चलेगा, उससे काम। और बिल्कुल कहानी की तरह है उसमें दिया हुआ। वो तो नहीं, उस बिपिन चंद्रा जी का मोटा वाला किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस से आता है, उसको खरीदें, उसको पढ़ें। ठीक है, और बाद बाकी तो बहुत सारा चीज हम बता ही देंगे, बहुत डेप्थ में, जितना डेप्थ में हो सकेगा उतना डेप्थ में बता देंगे, ताकि आप लोग को जो है कि कोई परेशानी नहीं हो। जैसे अकबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिया था ये लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। क्या कहते हैं, अकबर के जो समकालीन उनके थे, उनके राजाओं के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था। उसके बाद जो है कि वो 1572 में भी इन लोगों का शासन चल ही रहा था।
जो एंटोनियो द नरहुना एक गवर्नर थे, वो उसके समय अकबर जो है कि केम्बे गया था। केम्बे मतलब समझते हैं? जैसे एक खाड़ी थी हाँ, कैमरे की। खंबात की खाड़ी, उसी को केम्बे बोला जाता है। वहीं पे जाके जो है कि 1572 में अकबर का पहली बार मुलाकात हुआ था पुर्तगालियों से। शाहजहां की जो बीवी थी मुमताज, हाँ। इसके साथ लूटपाट कर लिया था पुर्तगालियों ने बंगाल में आकर के, हुगली में। तो फिर वो 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि किसने हुगली में लूटपाट के लिए भगाया था, पुर्तगालियों को पीटा था। अगर किन्हीं को याद हो ठीक से, अगर तैयारी करते हो बीपीएससी का तो पता होगा। पीटी में ना सर? हाँ, 65वीं बीपीएससी के पीटी का ये क्वेश्चन है। जी, खाड़ी से कुछ क्वेश्चन था उसमें भी। कैमरे की जो आप बता रहे हैं सर, उसमें क्वेश्चन था। शाहजहां ने यहाँ पे था कि हुगली में जो है कि किसने पुर्तगाली को पीटा था जाकर के। वो शाहजहां तो 1632 शाहजहां होगा। हाँ, शाहजहां। तो वही कहना है कि इतना डेप्थ में जब पढ़ेंगे, वो चटगांव में, बंगाल के चटगांव में हुगली में पुर्तगाली व्यापारियों के बीच जो है कि कोठी बनाया था। शाहजहां के काल में भी उसका हुआ था। जहांगीर के समय में भी ये लोग बात नहीं मानते थे। तो ये भी बताएंगे वो जो है कि जो सेंटम उसका और अंग्रेज को औरंगजेब पीटा था। अंग्रेज को, हाँ, औरंगजेब पीटा था। हाँ, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, लाहौर स्थित उसका गिरजाघर था, बंद करवा दिया गया था। फिर जो है कि वो जो स्टूडेंटों को बुलाया था, जहांगीर के साथ ये लोग समझौता किया था। बहुत बदमाशी भी करते थे ये लोग। और प्रॉब्लम कब हुआ? जब मुमताज महल की नौकाओं का ही अपहरण कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। इनकी इतनी हैसियत, दूसरे एक राज में घुस के और उनकी बीवी, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया, उनके नौकाओं का ये लोग अपहरण कर लिए थे। तो फिर पिटाए थे अच्छे तरीके से। बादशाह शाहजहां जब शाहजहां ने कहा इनका दमन करो, पूरी तरीके से फिर दमन कर दिया गया उनका। था या बंगाल हुगली के क्षेत्र से तो भगा दिया गया था इनको। बहुत बहुत मार मारे थे और बहुत लोग मरे भी थे उनमें, पुर्तगाली। ठीक है, तो वो लोग अपना ले लेंगे। तो चलते हैं, कल फिर आएंगे कार्तिकेयन सर। जो आंसर राइटिंग करने के लिए दिया गया था उस दिन का क्वेश्चन 2 ठो, वही दोनों क्वेश्चन जो है कि डिस्कस होगा कल की क्लास में। तो जो भी लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कृपया करके आंसर राइटिंग जरूर करें। जितना ही हो सके, जहां से ही हो सके, नेट से सर्च करके, गूगल से या फिर कहीं से भी उसको लिखें। थोड़ा बहुत ही लिखें, लेकिन लिखने का प्रयास जरूर करें। और जो ये मंदिर वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का चेक हो गया है। ज्ञान प्रकाश, आपका फाइल नहीं खुल रहा था इसलिए आपका चेक नहीं हो पाया। उसको फिर से एडोब स्कैनर से या फिर कागज स्कैनर से किसी से पीडीएफ बना करके दे दीजिएगा, तो आपका चेक हो जाएगा। और जिनका ये मंदिर आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है, प्लीज वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दें, वहाँ पे हम चेक करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे और भी टीचर हैं, वो लोग चेक करते हैं। तो कोई ना कोई चेक जरूर करके आपको फिर वो भेज दिया जाएगा। स्टाफ लगा हुआ रहता है बैकएंड टीम में, वो आपको भेज देगा। मेरे ही नंबर से जाता है, व्हाट्सएप पे स्टाफ ही यूज करता है। ठीक है। ठीक रहेगा। ज्योग्राफी के लिए देखिए, सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी जो है उसी को पढ़िए। 11th-12th का एनसीईआरटी अगर सबसे अच्छा समझ में आ जाता है तो वहीं से कीजिए, नहीं तो 6 से 10th क्या कहते हैं 12th तक एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे बेस्ट अभी तक यूपीएससी बीपीएससी में वही रिसोर्स है। अगर एडिशनली कुछ बुक हमको रिकमेंड करना चाहेंगे, अगर यूपीएससी लेवल का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो एक पीएमएफ आईएएस की जो ज्योग्राफी की बुक आई है, काफी बेहतरीन किताब है। थोड़ी मोटी किताब है, अगर उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूपीएससी तक का सारा क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या कहते हैं, दूसरा स्टडी आईक्यू का इंडियन ज्योग्राफी का किताब अच्छा किताब है, वो ले सकते हैं। ये दोनों है। बाद बाकी सबीर सिंह वगैरह की किताबें हैं, वो थोड़ा सा टफ